Welcome guys in another video of Nuhi's biology classes. Today we are going to start chapter number 2 of class 11th NCERT. तो आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? तो इस चैप्टर के अंदर हम जो की पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं यानी जितने टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उन टॉपिक को देख लेते हैं. फर्स्ट टॉपिक आपको जो इसमें कवर करना है, टॉपिक का नाम है किंगडम मोनेरा. सबसे पहले आप यहाँ पर किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, देन आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है. अभी आपको ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा न्यू लग रही होंगी क्योंकि आज तक आपने मोनेरा टर्म पढ़ी ही नहीं है, मोनेरा क्या होता है. तो इस चैप्टर में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है. किंगडम हम आपको पहले ही बता चुके हैं. द लिविंग वर्ल्ड में जो हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी थी वहाँ पर आपको बताया गया था किंगडम क्या होता है. ठीक है, किंगडम को ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स कहते हैं. देन हम पढ़ेंगे फंजाई, फंगी भी बोलते हैं इनको. किंगडम प्लांटे पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ने वाले हैं और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं वायरसेस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस. तो यहाँ पर हमको जो टोटल टॉपिक कवर करने हैं वो आप देख सकते हैं. टोटल टॉपिक आपके यहाँ पर 6 हैं. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. चैप्टर नंबर 2 में हमें ओनली 6 टॉपिक्स कवर करने हैं जिसके अंदर आप सब टॉपिक्स भी देखेंगे. काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पर देखने वाले हैं. इसलिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के इस पेज में ये देख लेना चाहिए कि हमें कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, समझना आसान हो जाता है. देखिए, सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to classify living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए जैसे ही सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ. तो सिविलाइजेशन तो काफ़ी समय से चल रहा है, तभी से क्या किया जाने लगा, क्लासीफाई करना शुरू किया गया ऑर्गेनिज्म को. इट वॉज डन instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for our own use. ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम किस बिहाफ पे इनको क्लासीफाइड करें. क्लासीफाइड करने का जो क्राइटेरिया था वो खुद के यूज़ के लिए क्लासीफाइड करना चाहते थे ऑर्गेनिज्म को, ताकि खुद के यूज़ को समझा जा सके कि हम प्लांट्स को कैसे यूज़ करें, एनिमल्स को कैसे यूज़ करें. उसके बिहाफ पर क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ. फॉर फूड, खाने में क्या क्या खा सकते हैं, तो पहले प्लांट्स का क्या करना पड़ा, क्लासिफिकेशन करना पड़ा. कैसे क्लासिफिकेशन करना पड़ा कि भाई ये डिस्कवर करना पड़ा ना वेजिटेबल्स क्या हैं, है ना, किसको पका कर खाना है, फ्रूट्स क्या है ना, कच्चा किसको खाना है. तो फ्रूट्स को तो आप कच्चा खा जाते हैं, वेजिटेबल्स को आप पका कर खाते हैं. अगर क्लासिफिकेशन ना होता तो आप कैसे डिफरेंस कर पाते, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, है ना, ड्राई फ्रूट्स को कैसे पहचान पाते. उसके बाद आप कैसे पहचान पाते सीरियल्स को कि अनाज क्या होते हैं, किसकी रोटी बनाकर खानी है, राइस क्या होते हैं, कैसे पता लगता आपको. तो ये सब आपको जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसके बाद आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बाद. और ये क्लासिफिकेशन किसने किया, डेफिनेटली साइंटिस्ट ने किया है जिनको हम बॉटनिस्ट कहते हैं. प्लांट के अंदर क्लासिफिकेशन करने वाले जो पर्सन होते हैं उनको हम बॉटनिस्ट कहते हैं. फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, खाने के लिए, घर के लिए और वस्त्रों के लिए प्लांट्स का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. Try to underline this line. तो अरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने क्लासिफिकेशन पर अटेम्प्ट किया. सबसे शुरुआत की उन्होंने, सबसे पहली शुरुआत जो की थी वो एरिस्टोटल ने की थी क्लासिफिकेशन की. इतनी बात समझ आई, क्लियर हुए यहाँ तक पॉइंट्स. He used simple morphological characters
टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को क्लासिफाइड करने के लिए मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए। मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, जितनी चीज़ें आपको अपनी आँखों के द्वारा ऑब्जर्व हो जाती हैं उनको हम मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी प्लांट को देखा और प्लांट को देखते ही आपने कहा इस प्लांट के अंदर तो लकड़ी नहीं है, ये तो बहुत हरा भरा है, जैसे कि पालक हो गया, तो उसको हम कहेंगे हर्ब। क्या कहेंगे बेटा, हर्ब। चलिए दोबारा कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। आपने यहाँ लिख लिया प्लांट। अब प्लांट में एरिस्टोटल ने क्या किया था, कैटेगरीज बनाई थी। हाउ मेनी कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज। एक को उन्होंने कहा था हर्ब, है ना, दूसरी को उन्होंने कहा था शर्ब, और तीसरे को उन्होंने कहा था ट्री। ट्री, ठीक है बेटा। तो कैसे पता लगा उनको हर्ब, शर्ब और ट्री, तो उन्होंने इन तीनों को बाहर से देखा, कट नहीं किया कि अंदर जाके प्लांट का टीएस कर रहे हैं या एलएस कर रहे हैं, नेवर। उन्होंने क्या किया, बाहर से देखा, और बाहर से देखने के बाद उनको पता लगा कि जिस प्लांट में टिम्बर नहीं है और जो हरा है उसको हम हर्ब कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, पालक, मूली, गाजर और घास। जितनी भी आप ग्रास देखते हैं ना गार्डन में लगी हुई ग्रास, वो सब हर्ब है। उसके बाद शर्ब किसको कहा, कि भाई जिसमें बहुत कम लकड़ियाँ होती हैं और जो थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब जो 4 फीट का है या 3 फीट का है, जो 2 फीट से लेकर और 4-5 फीट तक है, उसको हम शर्ब कहेंगे। यानी हाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा और बता दिया कि शर्ब है। फॉर एग्जाम्पल रोज़, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस। रोज़ का मतलब होता है गुलाब, हिबिस्कस मीन्स होता है गुड़हल। क्या होता है, गुड़हल। तो आपने देखा होगा जो गुलाब है, जो गुड़हल है, जो मेहंदी है, ये क्या होते हैं, इनका साइज़ भी बड़ा होता है और इनके अंदर छोटी छोटी टिम्बर होती है। उसके बाद इन्होंने देखा बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, भाई मैंगो का ट्री है, गुआवा ट्री है, नीम का ट्री है, यूकेलिप्टिस का ट्री है, सागौन का ट्री है। तो उन्होंने कहा कि जो हाइट में मोर देन 6 फीट होते हैं, जिनकी लंबाई 6 फीट से ज़्यादा होती है और जिनके अंदर टिम्बर होती है, लकड़ी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लकड़ी प्रोड्यूस होती है, उसको ट्री। तो उन्होंने 3 कैटेगरी बना दी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बिहाफ पर। जितने भी हमने कैरेक्टर बताए वो सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, क्योंकि वो आंखों से दिखाई देते हैं और पेड़ के बाहर ही दिखाई देते हैं, पेड़ के अंदर बाहर ही दिखाई दे जाते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए आप, ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। इन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से, रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, इस तरीके के 2 ग्रुप बनाए इन्होंने। तो एनिमल को हम कहाँ पढ़ेंगे, किंगडम एनिमिलियम में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्लांट को कहाँ पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटे में पढ़ेंगे। तो अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी ने आपको ये बताया है, इंटरेस्ट क्रिएट किया है कि एरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन करने के बाद उन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरीज थी वो आप देख लीजिए। कैटेगरीज थी ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। उसके बाद उन्होंने एनिमल को भी डिवाइड किया, लेकिन उसकी कितनी कैटेगरीज थी, 2 कैटेगरीज, रेड ब्लड और दोज दैट डिड नॉट, यानी जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता। ये बात अब तक आपको समझ आ गई होगी जो एनसीईआरटी ने बताई है इन लाइनों में। बेटा बोर नहीं होना है। देखो आप समझोगे मैम इसमें क्या है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है ना, आपको नहीं पता ना किस कंपटीशन में किस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको पता होगा ना, तभी आप आंसर कर पाएंगे ना। तो आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो फिर आप आगे की ट्रिक्स भी लगा सकते हैं। इन लीनियस टाइम आर 2 किंगडम,
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांट एंड एनिमलिया। लिनियस का जैसे टाइम पीरियड आया, जैसे ही लिनियस ने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उन्होंने 2 किंगडम दिए। 2 किंगडम में उन्होंने पहला किंगडम प्लांट और दूसरा किंगडम एनिमलिया। किंगडम वॉज डेवलप दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। इन दोनों किंगडम में उन्होंने सभी एनिमल को, सभी प्लांट को क्लासिफाइड किया। भाई लिनियस के समय पे क्या थे? 2 किंगडम, एक प्लांटे और एक एनिमलिया। किसने किया था ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? लिनियस ने किया था। गेट माई पॉइंट? इतना समझ आया? दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यानी लिनियस का जो सिस्टम है वो कैपेबल नहीं था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिफरेंशिएट करने में। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ना तो लिनियस ने ये बताया कि यूनिसेलुलर एनिमल की और मल्टीसेलुलर और जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनके क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या डिफरेंशिएशन होते हैं। ना ही उन्होंने ये बताया कि जो फोटोसिंथेटिक होते हैं और जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंशिएशन है। तो ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। जब ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी तो क्लासिफिकेशन को फिर और आगे ले जाना था। अब आप देखिए कि रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर पहुँचती है। रिसर्च ऐसे ही कोई कहते हैं बेटा, बुक्स जो पब्लिश होती हैं ये रिसर्च होने के बाद ही तो होती हैं। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया, उन्होंने प्लांट और एनिमल को बताया। उसके बाद लिनियस ने स्टार्ट किया, लिनियस ने सिर्फ प्लांट और एनिमलिया को बताया। उसके बाद कोई और साइंटिस्ट आए होंगे जिन्होंने इन सब का क्लासिफिकेशन किया होगा, फोटोसिंथेटिक का भी, नॉन फोटोसिंथेटिक का भी, यूनिसेलुलर का भी, मल्टीसेलुलर का भी। कोई तो साइंटिस्ट आया होगा ना। चलिए देखते हैं। Classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand। यानी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत इजी तरीके से हो तो गया, समझ भी पाए उसको सब। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। यानी जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे उनकी कैटेगरी नहीं बनाई गई थी, तो समझना उतना ज़्यादा आसान नहीं था जितना होना चाहिए। Hence the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate। यानी जो 2 kingdom classification था लिनियस वाला वो काफ़ी समय तक यूज़ किया गया शिष्टाचार के साथ। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature और wall। यानी अब ज़रूरत थी बहुत सारे मॉडिफिकेशन की। भाई उसमें सेल स्ट्रक्चर का भी हमें डिफ्रेंसिएशन समझ आए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी समझ आना चाहिए, हैबिटेट भी समझ आना चाहिए कि एनिमल कहाँ रहते हैं, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी समझ आना चाहिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी समझ आना चाहिए। बट वो लीनियस वाले क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्लासिफिकेशन में चेंजेस होते गए। दो प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। उसके बाद क्या हुआ कि जो क्लासिफिकेशन हुआ, वो जो किंगडम्स हो गए उनके थोड़े सिस्टम क्या हो गए, डिफरेंशिएट हो गए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। तो जो ग्रुप हुए ऑर्गेनिज्म के उनको चेंज किया जाने लगा। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। इन पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया और सबने अपनी अपनी ओपिनियन रखी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया एक साइंटिस्ट आए, है ना, एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था, व्हीटेकर। कौन साइंटिस्ट थे, व्हीटेकर। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर आपको टेबल समझाएंगे। देखिए RH व्हीटेकर बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे क्लासिफिकेशन को निचोड़ कर रख दिया था। पूरा क्लासिफिकेशन, ऐसा क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया कि फिर कोई सवाल ही नहीं उठा पाया। RH व्हीटेकर 1969 में उन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी जो क्लासिफिकेशन है हम उसको 5 समूह में बांट सकते हैं। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड। जो उन्होंने किंगडम क्लासिफाइड किया था उसका नेम था, 5 किंगडम में क्या क्या नेम उन्होंने रखे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। भाई उन्होंने 5 किंगडम बना दिए। अब किसी कैरेक्टर के बिहाफ पर तो उन्होंने लिए होंगे ना, वो कैरेक्टर क्या थे, कैरेक्टर समझने के लिए हम ये टेबल पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं।
द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, यानी जो मेन क्राइटेरिया था, जो सबसे मेन फीचर था क्लासिफिकेशन करने का व्हीटेकर का, वो सबसे पहला फीचर सेल की स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करना था कि इसमें सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्रोटिस्टा की कैसी होती है, फंजाई की कैसी होती है, प्लांटे की कैसी होती है और एनिमेलिया की कैसी होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि इनकी बॉडी में क्या डिफरेंस है, मोनेरा की बॉडी में प्रोटिस्टा से क्या डिफरेंस है ना। होता है ना कि भाई प्लांट की बॉडी में और आपकी बॉडी में कोई तो डिफरेंशिएशन है कि नहीं है, आपस में मिला करके देखना, डिफरेंशिएशन दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप अपने सामने एक छोटी सी फिश को रखेंगे और आप उसका कंपैरिजन खुद से करेंगे तो उसमें काफ़ी सारा डिफरेंशिएशन दिखाई देगा, देगा कि नहीं दिखाई देगा? यस मैम, दिखाई देगा। ओके, फिर उन्होंने क्या कहा कि न्यूट्रिशन पर भी उन्होंने बातें की, रिप्रोडक्शन बताया, पांचों क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन को भी बताया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दी, यानी इनका पहले जीवन से भी ये वाला जो कैरेक्टर है जुड़ा हुआ है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की और अपनी रिसर्च को पब्लिश किया। गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स, और उन्होंने 5 किंगडम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट वे में क्या किया, पब्लिश किया। तो इस पूरे पैराग्राफ को समझने के लिए हमें कहाँ पर आना है, यहाँ आना है। आप याद रखना, R.H. व्हीटेकर ने कब क्लासिफिकेशन लॉन्च किया था? 1969 में। कब लॉन्च किया था? 1969 में। कितने उन्होंने किंगडम लॉन्च किए थे? 5। नाम क्या था? फर्स्ट वाले का नाम क्या था? मोनेरा। सेकंड का नाम क्या था? प्रोटिस्टा। तीसरे का नाम क्या था? फंजाई। चौथे का नाम क्या था? प्लांटे। पांचवे का नाम क्या था? एनिमेलिया, है ना, एनिमेलिया। मोरनी पकड़ के फंगी प्लांटे एनिमल पर पहुंची, फंगी प्लांटे एनिमल पर पहुंची। आप ट्रिक से याद कर लीजिए, मोरनी पकड़ के, आप इसकी ट्रिक बनाइए जो हम आपको बता रहे हैं। मोरनी पकड़ के फंगी प्लांटे एनिमेलिया पर पहुंची, मोरनी पकड़ के फंगी प्लांटे एनिमेलिया पर पहुंची। अगर आप ट्रिक बनाना जानते हैं ना तो आप बायोलॉजी को पढ़ना जानते हैं। अगर आपको बायोलॉजी को लाइव बनाना है तो अपनी ट्रिक बनाना खुद से सीखिए, ठीक है। चलिए टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स। पहला किंगडम्स आप यहाँ देख सकते हैं मोनेरा, दूसरा देख सकते हैं प्रोटिस्टा, तीसरा देख सकते हैं फंगी, चौथा देख सकते हैं प्लांटे और पांचवा देख सकते हैं एनिमेलिया। यहाँ पर ऊपर ही क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, सेल का टाइप कैसा होगा। तो सेल आपने पढ़ी है, क्लास 9 की एनसीईआरटी में पढ़ी है। कौन कौन सी सेल होती है मैम? एक प्रोकैरियोट होती है, तो भाई दूसरी कौन सी होती है मैम? यूकैरियोट होती है ना। एक प्रोकैरियोट होती है और एक यूकैरियोट होती है, ठीक है भाई, सबको पता है। तो मोनेरा की सेल कैसी होगी मैम? प्रोकैरियोट होगी। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इन चारों की सेल क्या होगी? यूकैरियोट। अभी याद कीजिए, मेरे साथ याद कीजिए, मोनेरा की जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक की सेल यूकैरियोटिक होती है। याद हो गया सभी को? लर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा सेल वॉल कैसी होती है, नॉन सेल्यूलोजिक, यानी मोनेरा में सेल्यूलोज नहीं मिलता है। तो भाई फिर क्या मिलता है? पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड नॉन सेल्यूलोजिक होती है, यानी सेल्यूलोज नहीं मिलता है, लेकिन पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड होते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? यूनिट ऑफ प्रोटीन होती है। समझ आई? क्लियर? प्रोटिस्टा में क्या होता है? प्रेजेंट इन सम, यानी कुछ में तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी और कुछ में होगी ही नहीं। फंजाई में प्रेजेंट विद काइटिन, यानी प्रेजेंट होगी फंजाई में सेल वॉल, लेकिन काइटिन की बनी होगी। किसकी बनी होगी? काइटिन की बनी होगी। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की बनी है। फंजाई काइट उड़ाती है, फंजाई काइट उड़ाती है, तो काइट मतलब काइटिन की सेल वॉल बनी है, फंजाई काइट उड़ाती है। तो आप ट्रिक से याद कीजिए, प्लांटे के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है ना। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। आप सबको पता है सेल वॉल एब्सेंट होती है, वहाँ पर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैरेक्टर्स उन्होंने कौन कौन से लिए थे? सेल का टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है
और चारों में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा में भी, फंजाई में भी, प्लांटेबियो, एनिमेलिया में भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस की जो ये लेयर होती है ना, न्यूक्लियस ऐसे बना होता है बेटा, आपने देखा है ना सेल के अंदर ऐसे न्यूक्लियस होता है और यहाँ डीएनए ऐसे पड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन नहीं होती, किस में नहीं होती, ना यहाँ पर होती है, ना ही यहाँ पर, ना ही यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर, यानी प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक नहीं होती है, मोनेरा में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आप आइए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है मोनेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनकी बॉडी सिर्फ सेल से बनी होती है, टिश्यू नहीं होते हैं, टिश्यू एब्सेंट होते हैं, टिश्यूज बनते ही नहीं है, सेलुलर बॉडी होती है, सिर्फ सेल की बनी होती है। प्रोटिस्टा की बॉडी भी सेलुलर होती है, सेल यूज होती है। फंगाई यानी जो फंगी होते हैं मल्टी सेलुलर होती है, लूज टिश्यू होते हैं, जो सेल होती है आपस में वो लूजली पैक्ड होती हैं, इसलिए लूज टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। प्लांटे में टिश्यू भी होते हैं और ऑर्गन भी होते हैं। क्या होते हैं, टिश्यू ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत जरूरी है टेबल, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं नीट में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं नीट में, लेकर आएंगे जब क्वेश्चन तो आप देखेंगे कि इस टेबल से तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं मैम, ठीक है, तो बड़े अच्छे से याद कीजिएगा। एनिमेलिया में टिश्यू भी होते हैं, ऑर्गन भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं, आपको पता है टिश्यू तो है ना हमारी बॉडी में, ऑर्गन भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं, तभी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर पूरी बॉडी बनी होती है। चलिए देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। जो मोनेरा है, मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब ऑटोट्रॉपिक कैसा होता है, कीमोसिंथेटिक भी होता है, यानी जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू फूड बन जाता है। फोटोसिंथेटिक भी होता है, यानी जिसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप देखिए प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक होगा और हेट्रोट्रोपिक भी होगा। हेट्रोट्रोपिक यानी जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते बल्कि किसी पर डिपेंड रहते हैं, उसको हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वी आर हेट्रोट्रोपिक, हम क्या हैं, हेट्रोट्रोपिक है, क्योंकि हम निर्भर हैं या तो प्लांट्स पर या एनिमल्स पर। जैसे ही हम न्यूट्रिशन लेंगे तो या तो हमें किसी प्लांट को किल करना होगा या किसी एनिमल को किल करना होगा, तभी हम अपना न्यूट्रिशन ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए फंगाई, जो फंगी होते हैं, फंगी में हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, हमेशा डिपेंड रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर, जब भी इनको अपना न्यूट्रिशन मिलता है। देन आप देखिए प्लांटे होते हैं ऑटोट्रोपिक, अपना खाना खुद बनाते हैं। अर्थ पर ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिर्फ यही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। एनिमल हेट्रोट्रोपिक भी होता है, होलोजोइक भी होता है और सैप्रोफिटिक भी होता है। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, ये सब हम कवर करने वाले हैं, इन चीज़ों से डरना नहीं है। अभी आपको ये टेबल लर्न करनी है कि किसके अंदर किस तरीके का न्यूट्रिशन मिलता है। हेट्रोट्रोपिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपने क्लास 10 की एनसीईआरटी में भी पढ़ रखा है, लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है ना, जब आपने 10th का बोर्ड दिया था वहाँ पर भी आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न आपको आएगा ही नहीं। आपको क्या करना है, आज इस पूरी टेबल को लर्न करनी है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक मैंने जितना पढ़ाया इस पूरे चैप्टर में ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको क्या करना है, मार्क करना है इस टेबल को, वेरी वेरी IMP। और मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर सेट खरीद लीजिए नीट के, देन आप क्वेश्चन मैच कर लीजिए कि इस टेबल से कितने क्वेश्चन आए हैं, इस टेबल से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, आप खुद से मैच कर लीजिए ना। प्रैक्टिस सेट में जाकर प्रैक्टिस सेट निकाल लिए और क्वेश्चन मैच कर लीजिए, समझ आ जाएगा आपको कि मैम क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही है। मैं उसी चीज़ को इंपॉर्टेंट बोलती हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको क्या करना है, आज इसको लर्न करना है, यहाँ तक आपको लर्न करना है पूरा, जितना मैंने पढ़ाया है इसको रीड आउट करना है पैराग्राफ को, और इस टेबल को लर्न करनी है। पूरी टेबल लर्न हो जानी चाहिए, ठीक है।